अनोखी, जल्दी करो, देर हो रही है। जब मेरे पति की कठोर आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं नींद से जाग गई। मैं बहुत गुस्से में थी कि ये सब क्या है, सुबह उठो और बिना खाए पिए पैसे कमाने निकल जाओ। मैंने अपने पति की आवाज़ को अनसुना कर दिया और बिस्तर पर ही लेटी रही। कुछ देर बाद मेरे पति मेरे पास आए और मेरे ऊपर से रजाई खींचकर गुस्से से बोले, क्या तुम घोड़े बेचकर सो रही हो? मैं पागल की तरह तुम्हें आवाज़ पर आवाज़ दे रहा हूँ। मेरा पारा हाई होने के पहले जल्दी नीचे उतर कर आ जाओ। मुझे बहुत ज़ोर का गुस्सा आ गया है। ये कोई आज की बात नहीं है। अनुज मुझे ऐसे ही पारा हाई होने की धमकी देते थे। आज मैं भी बिना किसी डर के फिर से बिस्तर पर लेट गई, क्योंकि अनुज मुझे हमेशा धमकाता था, कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाता था। मैं हमेशा उसकी धमकियों से डर कर उड़ जाती थी, लेकिन आज मेरा दिल नहीं चाह रहा था। उठने का तो मन नहीं हो रहा था। जो होगा देखा जाएगा। यही सोचकर मैं रजाई में लेटी रही। 5 मिनट बाद उसकी नज़र फिर मुझ पर पड़ी कि मैं अब तक पड़ी पड़ी सो रही हूँ, लेकिन शायद किस्मत खराब थी। इस बार जब अनुज आया तो उसने मुझे धमकी नहीं दी, बल्कि मेरे बाल खींचकर मुझे खड़ा कर दिया और बोला, मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने तुम्हें पहले दिन ही समझा दिया था कि मुझे गुस्सा मत दिला देना, मगर तुम पर कोई असर ही नहीं होता। चलो अब ऐसे ही चलो। इतना बोलकर अनुज ने मुझे घर से बाहर धक्का दिया, जबकि मैं तो अभी पूरी तरह नींद से भी नहीं जागी थी। मेरे बिखरे हुए बाल थे, पैरों में चप्पल नहीं थी और मैं हक्का बक्का चेहरा लिए हुए थी। अनुज मुझे घसीटता हुआ ले जा रहा था। मैंने कई बार कहा कि मेरा हाथ तो छोड़ दो, मैं खुद चली जाऊंगी, जिस पर अनुज ने गुस्से से कहा था कि यह नौबत तुम खुद लेकर आई हो। जब मैंने तुमसे एक बार कह दिया था कि तुम्हें मेरी एक बार की कही बात समझ नहीं आती। जब अनुज ने मेरी बात नहीं मानी तो हार मानकर मैं चुप हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से के घूंट पीकर रह गई थी। लेकिन मैं सिर्फ गुस्सा कर सकती थी, वो भी अंदर ही अंदर। अनुज की बात मानने के सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं था। थोड़ी देर बाद हम एक टूटी फूटी दुकान के सामने पहुंच गए थे। उस दुकान पर बहुत कम लोग आते थे। दुकान के मालिक ने जैसे ही हमें देखा, सर के इशारे से हमें अंदर जाने के लिए कहा। अनुज और मैं दोनों दुकान के अंदर बने बेसमेंट में चले गए, जहां पर अनुज ने अलमारी खोली। अब अनुज चुपचाप अपना काम कर रहे थे, मुझसे कुछ नहीं कह रहे थे। अलमारी से अनुज ने कुछ कपड़े मेरी तरफ किए और कुछ कपड़े निकालकर खुद पहनने लगे। यह फटे पुराने कपड़े थे। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए अनुज के हाथ से कपड़े लेकर मैंने एक तरफ रख दिए, जिस पर अनुज ने मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा रखा था और कहा था, खबरदार अगर कोई ड्रामा किया तो। अनुज का इतना ही गुस्सा मुझे डराने के लिए काफ़ी था। कुछ ही देर में मेरा और अनुज का हुलिया बिल्कुल बदल चुका था। आज मेरा बार बार रोने का दिल कर रहा था। आंखों में आंसू आते तो अनुज से छुपकर आंसू पोंछ लेती, नहीं तो अनुज और गुस्सा करता। शादी के बाद यह पहली बार ऐसा हुआ था कि अनुज ने मुझ पर हाथ उठाया था। इससे पहले अनुज सिर्फ और सिर्फ धमकी देते थे और मैं अनुज की बात मान भी लेती थी, लेकिन अनुज अपनी धमकियों को असल रंग दे देंगे, यह मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे नीचे बेसमेंट में ही छोड़कर अनुज ऊपर चले गया और दुकान के मालिक से कुछ पूछने लगे। मुझे पता था कि अनुज क्या पूछ रहा है, इसलिए बेकार की उत्सुकता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं चुपचाप से कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद दुकान के मालिक ने अनुज की एक पेपर पर सिग्नेचर लिए और कुछ इशारा किया। मैं इस इशारे को भी पहचानती थी। इशारा पाते ही मैं चुपचाप उठकर अनुज के पीछे चल दी और हम सब सड़क पर आ चुके थे। थोड़ी देर बाद हम एक मॉल के सामने आ गए। अनुज ने मुझे बाहर पार्क में खड़ा किया और खुद मॉल के अंदर चला गया। बाहर बहुत गर्मी थी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। क्या पता इतने लोगों के बीच में ही अनुज मुझ पर फिर से हाथ उठा देता, इसलिए चुपचाप इतनी गर्मी में मैं वहीं पार्किंग में खड़ी रही। थोड़ी देर बाद एक अमीर आदमी की गाड़ी वहां पर आई। मैं जल्दी से उसके पास बढ़ गई और अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसे कुछ पैसे मांगने लगी। उस अमीर आदमी ने मेरी तरफ बहुत गुस्से से देखा और गुस्से की हालत से उसने मेरी तरफ कुछ पैसे उछाल दिए। उस आदमी के लिए वह पैसे थोड़े से थे, लेकिन मेरे लिए वह पैसे बहुत थे। अगर मैं अपनी मर्जी से भीख मांगती तो इतने ही पैसों में अपना गुजारा कर लेती
और इस गर्मी से बच जाती, लेकिन अनुज मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देता। सो चुपचाप उसी गर्मी में खड़ी काम करती रही। धीरे धीरे करके पार्किंग में गाड़ियों की लाइन लगने लगी। मैं हर आने वाले के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगती और आने वाले मेरे हाथ पर कुछ ना कुछ पैसे रख देता। खड़े खड़े कमर दर्द करने लगी थी, मेरे पैर भी दुखने लगे थे। थोड़ी देर में एक पेड़ की छांव में बैठ गई। इतनी देर में 5 गाड़ियां मेरे सामने से निकल गई थी, लेकिन मैंने भीख नहीं मांगी। तभी अनुज मॉल के बाहर से आ गया था। जब उसने मुझे देखा तो उसको गुस्सा आ गया। गुस्से से मेरे पास आया और बोला, यह क्या कर रही हो? तुम आराम से बैठी हुई हो और देखो तुम्हारे सामने से कितनी गाड़ियां निकल गई। ऐसा होता है क्या धंधा? अगर तुम मुझे बता दो, काम करना है या नहीं करना? तुम अपने मन की मर्जी करती रहना। अनुज की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, अनुज मेरी कमर, अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि अनुज ने मेरी कमर पे एक लात मारी थी। लो, हो गई तुम्हारी कमर ठीक। उस समय मैं बैठी हुई थी और अनुज खड़ा था, इसलिए अनुज की यह हरकत आसपास खड़े लोग नहीं देख पाए थे। अनुज की लात इतनी तेज थी कि मैं दर्द से बिलबिला उठी थी। मैं अपने दर्द से संभल भी नहीं पा रही थी कि अनुज ने मुझे बालों से पकड़कर उठाया था और कहा, चुपचाप अपने काम पर लग, हिलना भी मत जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से। मैं पूरे दिन ही की भूखी प्यासी थी, ऊपर से इतनी तेज गर्मी और सोने पर सुहागा किया था। अनुज की लात के वजह से मुझसे तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन मजबूरी में मैं खड़ी हो गई और दोबारा भीख मांगने लगी। अनुज ने इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया था, लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया था। भूखे रहने की वजह से मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन मैं अनुज को मौका देना नहीं चाहती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी काम पर लगी रही। जब अनुज अपने काम से फ्री जब होकर आए तो हम एक टैक्सी पकड़कर वापस उसी दुकान में चले गए और कपड़े उतार कर रखने के बाद अनुज ने कागज पर साइन कर दिए और हम फिर से घर वापस आ गए। काश घर वापस ना आए होते, क्योंकि अनुज ने घर आते ही पूरे दिन का गुस्सा निकाल लिया था। दर्द से मेरा पूरा शरीर चित्कार उठा था। पहले मैं उन लड़कियों पर हंसा करती थी जो अपने पतियों की मार खाकर भी अपने पति के साथ ही रहती है। मैं सोचती थी, कैसे बेवकूफ़ औरत है, इतनी मार खाने के बावजूद भी पति को नहीं छोड़ती। मैं उन औरतों को लंबा लंबा लेक्चर दिया करती थी, लेकिन आज जब वही सब कुछ मेरे साथ हुआ तो जैसे मेरी जुबान सिल गई थी। अनुज मुझे पीटकर और मुझे घर के अंदर बंद कर कर जा चुके थे। मेरा पूरा शरीर दुख रहा था। मैं तो यहाँ पर किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी। अपने देश, अपने शहर, अपने घर से कितनी दूर थी। मैं किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकती थी और ना ही यहाँ से भागकर जा सकती थी। मैं तो यहाँ के रास्तों को भी नहीं पहचानती थी। भागकर जाती तो कहाँ जाती? यहाँ के लोगों की भाषा भी दूसरी थी। सब लोग इंग्लिश में बात करते थे और मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। रोते रोते पता नहीं कब दीवार से टेक लगाए सो ही गई। पता नहीं आवाज़ पर खुली थी आज सुबह मेरी आँख। अनुज मुझे बहुत ही प्यार से उठा रहे थे। कल वाले गुस्से की कोई भी झलक अनुज में नजर नहीं आ रही थी। आज का अनुज कल की अनुज से बिल्कुल बदला हुआ था। अनुज ने मेरे बालों में उंगलियां फिराते हुए मुझे उठाया था। कहने लगा, अनोखी उठ जाओ, कुछ खा लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया है। अब तो अनुज का इतना ज़्यादा प्यार से भी मुझे डर आने लगा था। आज मैंने गुस्सा दिखाने की गलती नहीं की थी। गुस्सा दिखाने का अंजाम मैं कल भुगत चुकी थी। मैं चुपचाप उठकर अनुज के पीछे चल दी। अनुज मुझे खुद ही अपने हाथों से नाश्ता करवाने लगा। मैं तो हैरत से आंखें फाड़े अनुज को देख रही थी। कल से पहले कभी अनुज ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया था, तो अब से पहले कभी इतना प्यार भी नहीं जताया था। जैसे ही नाश्ता का पहला खोर मुंह में डाला तो सबसे पहला ख्याल यही आया था कि शायद मैं कोई सपना देख रही हूँ, क्योंकि इतना शानदार नाश्ता मैंने इससे पहले कभी नहीं किया था। हमारे घर में कभी खाना नहीं बनता था। अनुज बहुत ही सस्ते से होटल से जाकर खाना ले आते थे, जो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होता था, बस गुजारे लायक होता था। मैं कल की भूखी थी, खाने पर टूट पड़ी और जी भर कर खाया। खाना खाने के बाद अनुज ने मेरी तरफ एक दूध का गिलास बढ़ा दिया, साथ में 2 गोलियां भी पकड़ा दी। कहा, दूध के साथ ये गोलियां खा लो, तुम्हें दर्द में आराम मिलेगा। मैं चुपचाप अनुज की सारी बातें मानती चली गई।
दूध का गिलास पकड़ा और चुपचाप गोलियां दूध से खा ली। और फिर उसके बाद अनुज ने मुझसे अपने कल वाले रवैये के लिए माफ़ी भी मांगी। मैंने भी अनुज को माफ़ कर दिया। अनुज को माफ़ करने के सिवाय मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। ना तो शहर से भागकर जा सकती थी और ना ही अनुज से लड़ सकती थी। अनुज से लड़ने का मतलब था कुएं में गिर जाना। अनुज बहुत ही प्यार से बोला, अनोखी, दिल तो नहीं कर रहा है कि तुम्हें इस हालत में काम पर लेकर जाऊं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, काम पर तो जाना ही पड़ेगा। शरीर तो मेरा भी दर्द कर रहा था, कल की चोटों का दर्द अब भी था। जब अनुज का रवैया बदला हुआ देखा तो मैंने भी कहा, अनुज रहने दो ना, आज नहीं चलते हैं। जिस पर अनुज बोला, अनोखी, काम पर तो चलना होगा, लेकिन मैंने तुम्हारी सुविधा के लिए कुछ इंतजाम किया है। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर लेकर आए तो सामने व्हील चेयर पड़ी थी। कहने लगे, देखो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम इस पर बैठकर काम करना, अब तुम्हें पैदल नहीं चलना पड़ेगा। व्हील चेयर देखते ही गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था। यानी कि अब अनुज इतना गिर गया था कि मेरे जख्मों से भी पैसे कमाना चाहता है। मैंने आज फिर अपनी मनमानी की और अनुज की बात नहीं मानी। मैं व्हील चेयर पर नहीं बैठी। मेरे मना करने पर अनुज का रवैया फिर बदलने लगा था। अनुज ने अगली बार थोड़ा चीख कर कहा, अनोखी, सुनाई नहीं देता, व्हील चेयर पर आकर बैठ जाओ। फिर मेरी मजबूरी सामने आ गई। अगर अनुज की बात ना मानती तो अनुज आज मुझे फिर जानवरों की तरह पीटता। मैं चुपचाप जाकर व्हील चेयर पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर में मैं अनुज फिर से उसी दुकान के पास पहुंचे। इस बार अनुज लेकिन ने कपड़े बदल लिए। मैंने कपड़े बदलने के लिए कहा तो अनुज ने मना कर दिया। मुझे लगा तुम ऐसे ही ठीक हो। थोड़ी देर बाद हम फिर से एक मॉल के पार्किंग में आ गए थे, लेकिन इस बार अनुज अंदर नहीं गया। मेरी व्हील चेयर पकड़े हुए वही पार्क में खड़ा रहा और मेरी हैरत की हद ना रही। इस बार हम लोगों से भीख मांगने नहीं पड़ी, बल्कि लोग खुद ही मेरे पास आते और मेरी झोली में पैसे डालकर चले जाते। आज एक ही दिन में हमारे पास इतने सारे पैसे हो गए थे कि शायद एक महीने में भी जमा नहीं कर पाते। अनुज तो खुशी से पागल हो रहा था। वह बार बार मुझसे पूछता, अनोखी, भूख तो नहीं लगी, कुछ खाऊंगी तो नहीं। मुझे भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल था, इसलिए मैंने कुछ भी खाने के लिए मना कर दिया। अपनी किस्मत पर अंदर ही अंदर मैं खून के आंसू रो रही थी। मेरे ये सपने टूटकर बिखर जाएंगे, कभी सोचा ही नहीं था। जब अनुज से शादी हुई थी तो कितने सपने सजाकर आई थी। मैं बहुत ही अच्छे खाते पीते घर आने से संबंध रखती थी, बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजारी थी। मैंने अपने पूरे घर की लाडली थी मैं। लेकिन कहते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा लाड़ प्यार से पाला जाता है, जिंदगी उसकी ही साथ सबसे भयानक मजाक करती है। और मेरे साथ भी जिंदगी ने एक ऐसा ही गंदा भयानक मजाक किया। बचपन से ही मेरा सपना पुलिस में जाने का था, लेकिन हम एक छोटे से गांव में रहने वाले थे, जहां पर लड़कियों को पढ़ाना लिखाना ना ही बहुत बड़ी बात होती थी। पुलिस में जाने की बात तो वह सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए मैंने अपने पुलिस बनने की ख्वाहिश को अपने मन के अंदर ही दबा लिया था। हम 4 बहन भाई थे, मैं सबसे छोटी थी। हम 2 बहनें और 2 भाई थे। मेरी तीनों बहन भाइयों की शादी हो चुकी थी। घर में मैं अकेली थी। मेरे पापा एक कंपनी के मैनेजर थे, तो पैसे की कोई खास दिक्कत नहीं थी, आराम से गुजारा हो रहा था। मेरे तीनों बहन भाइयों ने अच्छी शिक्षा पाई थी, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही लाडली थी, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती थी। मेरे माँ बाप ने भी मुझ पर पढ़ाई के लिए जोर नहीं डाला था। इस तरह मैंने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की और फिर पढ़ाई छोड़ दी। ज़्यादा लाड़ प्यार की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी भी हो गई थी। जब मेरी माँ मुझे किसी काम के लिए कहती तो मेरा जवाब ना में होता। मेरी माँ ने कहा कि कोई तो हुनर सीख लो, पढ़ी लिखी नहीं हो, कुछ तो हुनर हाथ में होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर भी मैं कोरी रही। मेरी माँ मुझे कोई काम सिखाती तो 1-2 मिनट के बाद ही मैं माँ के पास से हट जाती। खाना बनाने में सिर्फ अंडा बनाया, चाय बनाना आता था, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा दाल बना लेती। मैंने अपने माँ बाप के लाड़ प्यार का उन्हें यही फल दिया था कि उन्हें खूब सताया। जब मैं 20 साल की हुई तो मेरे माँ बाप को मेरी शादी की फिक्र होने लगी। अब यहाँ पर भी एक नई परेशानी ने जन्म लिया, क्योंकि मेरे लिए जो भी रिश्ता आता था, सबको पढ़ी लिखी, कमाऊ और होनहार लड़की चाहिए थी। यह तीनों गुण लड़की में ना हो तो कम से कम एक गुण तो होना जरूरी था। लेकिन किस्मत की बात, मेरे अंदर तो एक भी गुण नहीं था।
ना मैं पढ़ी लिखी थी, ना कमाऊ थी और ना ही मेरे हाथ में कोई हुनर था। मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता था। एक दो जगह बात बनने वाली थी, लेकिन जब लड़के वालों ने छानबीन कराई तो मेरे मोहल्ले वालों ने कान भर दिए। लड़के वालों के पढ़ी लिखी और ना ही घर के कामों में माहिर है, घर के कामकाज में भी बहुत ही फूहड़ है। कम पढ़ी लिखी लड़की फिर भी चल जाती, लेकिन फूहड़ लड़की को कौन अपने घर की बहू बनाता है। इसलिए कहीं भी मेरे रिश्ते की बात नहीं बनी। अब तो मेरे माँ बाप भी मुझ पर ताने कसने लगे थे। मेरी माँ मुझे ज़बरदस्ती किचन में भेजती, लेकिन मैं कुछ ही देर में किचन से वापस चली आती। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी मुझे कुछ भी सीखने का कोई शौक़ नहीं था। सारी बहनें भाइयों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, मगर मेरा कहीं पे भी रिश्ता तय नहीं हो सका। फिर मेरी माँ ने फकीर बाबाओं के दरवाजे खटखटाना शुरू कर दिए कि शायद कहीं मेरे रिश्ते पर कोई गिरन तो नहीं लगा है और हो सकता है इसलिए रिश्ता ना हो रहा हो। 3-4 बाबा बदलने के बाद कहीं जाकर एक दिन मेरा एक रिश्ता आया। उस रिश्ते को घर बुलाने से पहले मेरी माँ ने ना जाने कितनी मन्नतें मुरादें मांगी थी। मेरे ऊपर भी ना जाने क्या क्या पढ़कर फूंकती रहती। अब तो मुझे भी चिंता थी कि बस किसी तरह मेरी शादी हो जाए, वरना हमारी पड़ोसन जिसकी शादी नहीं हुई उसकी तरह सारी उम्र लोग मुझे भी ताने देंगे। मैंने भी अपने दिल में दुआएं मांगना शुरू कर दी थी कि काश ये रिश्ता हो जाए। रिश्ता आया तो बड़ी बहन थी, साथ ही उसका भाई भी था। भाई दुबई में नौकरी करता था और यहाँ इंडिया में शादी करने के लिए आया था। शादी के बाद अपनी पत्नी को फ़ौरन दुबई ले जाता। मेरे माँ पापा को यह रिश्ता बहुत पसंद आया, मगर उन्होंने लड़के को साफ साफ बता दिया कि हमारी लड़की ना तो पढ़ी लिखी है और ना ही उसे कोई हुनर आता है। यहाँ तक कि हमारी लड़की को खाना पकाना भी नहीं आता, क्योंकि पापा नहीं चाहते थे कि रिश्ते वाले हाँ तो कर जाए, लेकिन बाद में फिर लड़की की असलियत जान के बाद में रिश्ते को ना कर दे। क्योंकि जब रिश्ता होने के बाद रिश्ता टूटता है तो ज़्यादा दुख होता है। जिस पर लड़की की बहन ने कहा था कि हमें सिर्फ लड़के दिखा दो, अगर हमें लड़की पसंद आ गई तो इन सब बातों के कोई मायने नहीं, और बाकी जो काम लड़की को नहीं आता वो हम धीरे धीरे उसे सिखा देंगे। और वैसे भी ये सब काम करने की लड़की को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ दुबई में मेरे बहुत सारे नौकर हैं और वहीं सारा काम करते हैं। और फिर जैसे ही मेरी माँ मुझे रिश्ते वालों के सामने लेकर गई तो उन लोगों ने मुझे पहले ही नज़र में पसंद कर लिया। मेरी ननद ने उसी वक्त अपने हाथों से भारी भरकम सोने के कंगन उतारकर मेरी कलाई में पहना दिए और बोली, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है, बस अब जल्दी से लड़की हमारे हवाले कर दे। मेरी माँ तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मेरी माँ ने जब दहेज की बात की तभी मेरी ननद ने मना कर दिया। कहने लगी, अरे यह सारा सामान दुबई में लेकर कहाँ जाती रहेंगी, बस अपनी लड़की को पहनने के लिए कपड़े वगैरह दे देना, बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। शादी बहुत ही सादगी से करनी है, इसलिए तैयारियों में टाइम तो लगेगा। नहीं तो मैं चाहती हूँ कि अगले हफ्ते ही दोनों की शादी हो जाए, क्योंकि उसके बाद फिर हमने अनोखी के पेपर भी बनवाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा भाई अनुज अनोखी को अपने साथ ही लेकर दुबई जाएगा। मेरे माँ पापा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमारी इस अनपढ़ और फूहड़ बेटी का इतनी अच्छी जगह रिश्ता हो सकता है, वह भी बिना किसी दहेज के। वो लोग चले गए तो एक बार मेरी माँ ने मेरी मर्जी जाननी चाहिए। मैंने सर झुकाकर अपनी स्वीकृति दे दी थी और सबसे पहले जाकर भगवान को धन्यवाद कहा कि चलो अब मेरी भी नैया पार हुई, अब लोगों के ताने नहीं सुनना पड़ेगा। अगले ही हफ्ते शादी थी। पूरा मोहल्ला दांतों तले उंगली दबा रहा था। क्या फिर अनोखी का इतनी अच्छी जगह रिश्ता कैसे हो गया? और मेरी माँ थी कि सब में प्रधान बनती घूम रही थी, कहती कि एक बहुत ही अच्छे पहुँचे हुए बाबा है, उनसे मैंने एक ऐसा मंत्र करवाया है कि मेरी अनोखी का इतनी जल्दी रिश्ता हो गया। सब लोग मेरी माँ से उस बाबा का नाम पूछते तो मेरी माँ सीधे मना कर देती, मैंने खुद ही ढूंढा है, तुम भी ढूंढ लो। अपनी माँ की बातें सुनकर मुझे हंसी आ जाती। और फिर एक हफ्ते बाद ही शादी भी हो गई। मैं अपने ससुराल आ गई। शादी की एक हफ्ते बाद तक हम इंडिया रुके थे। तब तक अनुज ने जल्दी जल्दी मेरे पेपर तैयार करवा लिए थे। इसके एक हफ्ते में ही मुझे अनुज से इतना प्यार मिला था कि मुझे खुद की किस्मत पर गर्व होने लगा था। शादी के एक हफ्ते बाद ही हम दुबई आ गए।
दुबई में अनुज का घर बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन बहुत प्यारा था। सुविधाओं का हर सामान घर में मौजूद था। घर में पहुंचकर मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मैं किसी स्वर्ग में पहुंच गई हूँ। घर में ऐसे ऐसे सामान थे जो मैंने अपने घर में कभी देखे भी नहीं थे। अनुज मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अनुज की एक बात मुझे बहुत गलत लगती थी, और वह यह थी कि अनुज गुस्सा बहुत करते थे। कोई भी बात कहती तो गुस्से से ही कहते और मुझे धमकाते कि मेरी बात को एक बार में ही मान जाना, नहीं तो मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, और अगर एक बार मेरा हाथ उठ गया तो फिर बार बार उठता रहेगा, इसलिए नौबत मत आने देना। अनुज की धमकियों से मैं डर जाती थी और अनुज की सारी बातें खुशी खुशी मान लेती थी। दुबई आकर अनुज की सबसे पहली बात तो झूठ निकली थी। वह यह थी कि अनुज ने कहा था कि दुबई में मेरे घर में बहुत सारे नौकर है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नौकर नहीं था। घर के सारे काम मैं खुद ही करती थी। खाना बनाना आता नहीं था, इसलिए अनुज होटल से खाना ले आते थे। एक महीना तो बहुत ही आराम से गुजर गया, लेकिन एक दिन अनुज जब घर आए तो बहुत परेशान लग रहे थे। मुझे दुबई से वापस इंडिया जाना है, परेशानी की वजह पूछी तो पहले तो अनुज टालता रहा, लेकिन बहुत बार पूछने पर बताया कि उनकी नौकरी चले गई है और मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया है। अगर हम 8 दिन के अंदर अंदर यह कर्ज नहीं चुका पाए तो हमें वह लोग फिर मुझे नहीं छोड़ेंगे। अनुज की बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी। दुबई छोड़कर इंडिया जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि जो ऐशो आराम मुझे दुबई में मिल रहा था इंडिया में बिल्कुल नहीं मिलता। मैंने अनुज से कहा, अनुज तुम चिंता मत करो, ऐसा करो तुम भी अपने लिए कुछ काम ढूंढो और मेरे लिए भी कुछ काम ढूंढो। कैसा भी काम हो मैं करने के लिए तैयार हूँ, कम से कम कुछ पैसे तो घर आएंगे। मेरी बात सुनकर अनुज ने तो बात करी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। हैरत से अनुज को देखने लगी। अनुज ने कहा था कि हम भीख मांगेंगे। मैंने कहा, अनुज कैसी बातें कर रहे हो, भीख मांगना तो बहुत ही गंदा काम है। भगवान ने हमें सही सलामत हाथ पैर दिए हैं, हम मेहनत करके पैसे कमाएंगे। अनुज कहने लगा कि 8 दिन के अंदर ही अंदर मैंने अपना सारा कर्ज उतारना है। मेरा एक दोस्त है, वह भी भीख मांगता है, एक दिन में ही लाखों कमा लेता है। अगर हम भी भीख मांगेंगे तो 8 दिन में ही हमारा सारा कर्ज उतर जाएगा। फिर हम ये काम करना छोड़ देंगे और हो सकता है पैसे थोड़े ज़्यादा हो जाए तो मैं अपना कुछ बिजनेस शुरू कर दूँ, फिर तो हमारे बारे न्यारे हो जाएंगे। अनुज ने धीरे धीरे मुझे शीशे में उतार लिया था। मजबूरी में मैंने अनुज की बात मान ली। अनुज ने मुझे बताया कि यहाँ भीख मांगने का अलग ही सिस्टम है। यहाँ भीख मांगने के लिए पहले रजिस्टर्ड होना पड़ता है, और फिर अनुज उस दुकान में फटे पुराने कपड़ों के लिए एक लॉकर दिया जाता था और कुछ पेपर पर साइन कराए जाते थे। काम पर जाने से पहले साइन कराए जाते और फिर काम से लौटने के बाद भी साइन कराए जाते थे। पूरे दिन का कुछ हिस्सा उस दुकान वाले को देना पड़ता था। मैंने और अनुज ने अब भीख मांगने का काम शुरू कर दिया। पहले तो मुझे बहुत ही अजीब लगता था, फिर मजबूरी में ही सही, लेकिन मेरी आदत पड़ गई। धीरे धीरे करके 4-5 दिन में ही हमारे पास इतना पैसा हो गया था कि हम आराम से कर्ज उतार देते। फिर मैंने अनुज से कहा कि अनुज, अब हम लोगों को यह काम बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारा कर्ज भी उतर जाएगा। अब तुम अपने लिए कोई नौकरी देख लो। मेरी बात सुनकर अनुज बहुत गुस्सा हो गए। कहने लगे, पागल हो गई हो, बिना मेहनत किए इतना पैसा हाथ आ रहा है। अनुज ने मेरी बात नहीं मानी और वह लगातार भीख मांगते रहे। भीख मांगकर देखो खूब पैसे कमा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे पैसे की बारिश हो रही है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता था कि अनुज इतने पैसे डालते कहाँ है। लेकिन घर में खाना भी उसी सस्ते से होटल से आता था और इस्तेमाल की चीज़ें नई घर पे अनुज कोई और नहीं लाते थे, बस पुरानी चीज़ों पर ही गुजारा हो रहा था। एक बार मैंने जब अनुज से इस बारे में पूछा तो अनुज ने मुझे डांट कर चुप करा दिया। अनुज का गुस्सा देखकर मैं चुप हो गई थी। व्हील चेयर पर भीख मांगते मांगते मुझे 8 दिन हो चुके थे। मुझे बहुत अजीब लगता। भगवान ने मुझे चारों हाथ पैर 4 दिए हैं, फिर भी मैं अपाहिज बनकर लोगों से भीख मांगती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने अनुज से कहा कि मैं व्हील चेयर पर बैठकर भीख नहीं मांगूंगी। अगर आपने ज़्यादा जिद की तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। कुछ सोचकर अनुज ने मेरी बात मान ली
और हम पुराने तरीके से भीख मांगने लगे। एक दिन अनुज मेरे पास आए, कहने लगे जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कहीं जाएंगे। पता नहीं अनुज कहाँ ले जाने की बात कर रहे थे। थोड़ी देर में ही हम घर से बाहर आ चुके थे। वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी और उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ था। अनुज ने मुझे गाड़ी के अंदर बैठने का इशारा किया, लेकिन मुझे अनुज के बिना गाड़ी में बैठते हुए डर लग रहा था। मैंने अनुज से कहा कि आप भी मेरे साथ बैठे, लेकिन अनुज ने मना कर दिया। तो फिर मैंने भी गाड़ी में बैठने से मना कर दिया। अनुज ने मुझे समझाया, यह आदमी मेरा दोस्त है, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं बस अभी 2 मिनट में आता हूँ। अनुज मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ना जाने कहाँ चले गए। इतनी ही देर में उस आदमी ने गाड़ी स्टार्ट की और मुझे लेकर चल दिया। गाड़ी के स्टार्ट होते ही मैं चीखने लगी थी। उस आदमी ने गाड़ी के शीशे ऊपर चढ़ा दिए और मुझे एक बहुत ही वीरान जगह पर ले आया। मैं ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। डर के मारे मेरी दिल की धड़कन बंद होने वाली थी। सुनसान जगह पर एक गाड़ी में एक अनजान आदमी के साथ अकेली थी। कुछ भी हो सकता था। मेरे बहुत चीखने पर उस आदमी ने मुझे शांत कराया और कहा, बहन चुप हो जाओ, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। यह कहकर उस आदमी ने मेरे सामने मोबाइल का एक वीडियो कर दिया। वीडियो देखकर मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मेरे सिर पर बिजली गिरी हो। वो आदमी सही कह रहा था, उसने सच में मेरी जान बचाई थी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि अनुज किसी से नोटों से भरा हुआ बैग ले रहा था और एक बैग आपस से दे रहा था जिसमें ड्रग्स था। यानी कि अनुज गैर कानूनी धंधा करता था, लड़कियां और ड्रग्स सप्लाई करता था। यानी मुझसे भीख मंगवाकर जो पैसे जमा होते उसे गैर कानूनी बिजनेस कर रहा था। साथ ही खुद को भिखारी दिखाकर पुलिस की नज़रों से भी बचा हुआ था। उस आदमी ने एक और धमाका मेरे सिर पर किया। उसने कहा कि आज भी तुम्हारे पति ने तुम्हें मेरे हाथों बेच दिया है। मैं एक पुलिस वाला हूँ और तुम्हारे पति को पकड़ने के लिए ही मैंने तुम्हारे पति के सामने तुम्हें एक रात के लिए खरीदने की बात रखी थी, जिस पर तुम्हारा पति फौरन मान गया। मैं तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं करूँगा। मैंने तो तुम्हें एक रात के लिए इसलिए खरीदा है ताकि तुमसे सारी जानकारी हासिल कर सकूं, जो अनुज को पकड़वाने में पुलिस वालों की मदद कर सकती हो। तुम हमें अनुज के अड्डे का पता बता दो। अनुज इस काम में अकेला नहीं है, पूरा गैंग है जो अनुज के साथ मिलकर काम करता है। तुम्हारी एक छोटी सी भी मदद से ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाएंगी। अनुज ने तुमसे शादी इसलिए की है ताकि तुमसे भीख मंगाकर अपने बिजनेस को बढ़ा सके। इंडिया में अनुज की कोई बहन नहीं है। अनुज की बहन बनकर जो तुम्हारे घर गई थी वह भी अनुज के गैंग की एक लड़की है। अगर तुमने पुलिस की मदद कर दी तो तुम अपने घर भी जा सकोगी, क्योंकि पुलिस तुम्हारी पूरी मदद करेंगी। लेकिन अगर तुमने पुलिस की मदद नहीं की तो हमें मजबूरी में तुम्हें भी अरेस्ट करना पड़ेगा। अनुज की बेवफाई पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोच लिया था कि मैं उस पुलिस वाले की मदद ज़रूर करूंगी। पुलिस में जाना तो मेरा सपना था। यह सपना पूरा नहीं हुआ था, लेकिन कम से कम पुलिस वालों की मदद करके मेरे दिल को कुछ सुकून तो मिलता। मैंने पुलिस को उस टूटी फूटी दुकान के बारे में बता दिया कि वहीं पर जाकर अनुज साइन करता है और अपना हुलिया चेंज करता है। ज़रूर इस बिजनेस के तार उस दुकान से जुड़े हुए हैं। अब उस पुलिस वाले ने मुझे अनुज के पास नहीं भेजा और मेरा इंतजाम करके मुझे इंडिया वापस भेज दिया। उस दुकान पर छापा मारकर अनुज पकड़ा गया था। उसके पूरे गैंग का पर्दाफाश हो गया था। मैं घर आई तो मैं अपनी माँ से गले लगकर खूब रोई थी। अपनी गलतियों पर खूब पछताई थी कि मैंने आपकी बात ना मानकर ना तो पढ़ाई करी और ना ही घर पर कोई कामकाज सीखा, और जिसका मुझे यह सिला मिला कि आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। मेरी हालत देखकर और मेरी सारी कहानी सुनकर मेरी माँ ने तो अपना सिर पीट लिया था। कुछ ही दिनों बाद अनुज की तरफ से मुझे तलाक के पेपर आ गए थे। अनुज पुलिस की हिरासत में था और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई गई थी। मेरे पापा ने मुझे बहुत दिलासा दिया। मेरे पापा ने मुझे समझाया कि अब पुरानी बातों को लेकर मत बैठी रहो। अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? 21 साल की उम्र हो पाई है। तुम्हारी अपनी पढ़ाई पूरी करो और अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो। आज पापा की बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने का इरादा कर लिया था, क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी अनपढ़ बनकर नहीं गुजार सकती। मेरे पापा ने गांव का घर बेच दिया और शहर में एक छोटा सा घर खरीद लिया
और वही कॉलेज में मेरा एडमिशन करा दिया। आज मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ। जिंदगी में एक और ठहराव आ गया है। मेरी ज़िंदगी का 1 साल का जो कड़वा एक्सपीरियंस था, उसने मुझे बहुत ही कुछ सिखा दिया। इन गुजरे सालों में ना जाने कितने लड़कों ने मुझसे दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन मैंने किसी की तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, क्योंकि मोहब्बत जैसे शब्दों से मेरा विश्वास उठ गया। लगता नहीं कि मैं किसी पर विश्वास कर पाऊंगी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाऊंगी। मेरी माँ को मेरी चिंता लगी रहती है। वह मुझसे जिद करती है कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, लेकिन मैं हर बार मना कर देती हूँ। मुझे अब शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस अब एक ही सपना है कि पढ़ ले कर एक अच्छी डॉक्टर बन जाऊँ। खुद के पैरों पर खड़ी होकर अपने सुकून से ज़िंदगी को जीना चाहती हूँ, जब तक कि अनुज का दिया हुआ जख्म मेरे दिल से पूरी तरह मिट न जाए। दोस्तों, मेरे लिए प्रे करना कि अनुज के दिए हुए इस जख्म को मैं जल्दी से भूल जाऊं और एक अच्छे से लड़के पर भरोसा करके उसके साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकूं। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।